जिले से कितने लोग हैं? बलरामपुर जिले से, सूरजपुर जिला, कोरबा, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, ऐसे में कैसे गुड़वाना बनाएंगे बताओ? और गुड़वाना से कौन कौन लोग आए? गुड़वाना से अभी तो मैं प्रदेश के बारे में पूछा, जिले के बारे में पूछा, लेकिन अब पूछ रहा हूं कि गुड़वाना से कितने लोग आए हो? कहां से आए हैं हम लोग और हमारा जन्म क्यों हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि नहीं है? गुड़वाना को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे गुड़वाना को? क्या नारे लगा देने से गुड़वाना बन जाएगा? मंचों में नाच कूद उछल कूद कर देने से क्या गुड़वाना बन जाएगा? हमारे धोती कुर्ता पैजामा पहन लेने से क्या गुड़वाना बन जाएगा? सोशल मीडिया में फेसबुक लाइव आकर के या फोटो दो चार शेयर करके भाषण मार देने से क्या गुड़वाना को बनाया जा सकता है? बताइए आप लोग। साथियों, मैं बताना चाहूंगा 2010-11 की बात है। उस दौर में इस गुड़वाना आंदोलन को लेकर जब हम लोग गांव, गली, खेत, खार, नगर में जाया करते थे तो जो हम लोगों से बुजुर्ग लोग हुआ करते थे उन लोगों को हम लोग समझाया करते थे गुड़वाना के बारे में, तो ज्यादातर लड़ाई हो जाती रही। क्यों लड़ाई हो जाती रही? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे वो अपना जीवन जी चुके थे, तो ऐसा लगता रहा उनको कि हमारा जो इतिहास, जो अतीत है वही भर सुनहरा है। वो लोग बोला करते थे या कहा करते थे हम लोगों को कि दाऊ तुम्हारे बराबर रहन हम तो छानी महर्रा भोजन करके, यानी तुम्हारे बराबर हम थे तो बहुत कुछ कर दिए जो तुम लोग नहीं कर पाओगे, ये उनके शब्द हुआ करते थे। इन विचार मंथन को लेकर जब हम दादा मरकाम जी के पास में पहुंचे तो दादा मरकाम ने कहा था, कहे बेटा बारिश के मौसम में अगर आप घर के आंगन में मूसर, जानते हो आप लोग, जो ओखली होता है मूसर जिससे धान कूटा करते हैं, मालूम है? तो दादा बोले कि उस मूसर को आप आंगन में गड़ा दो और उसमें डीएपी यूरिया कुछ भी डालो, वो कभी भी जीवित नहीं होगा या उसमें जो पल्लवित नहीं होगा, उसमें जड़ नहीं निकलेंगे, वो नहीं जम सकता। क्या दादा मरकाम ने गलत बोला था? बताइए, दादा मरकाम ने क्या गलत बोला था? सही बोला था ना उन्होंने कि आप मूसर को लगा दो, वो कभी नहीं उगेगा। तो क्या करना होगा? तो दादा ने कहा कि जब बांस का पौधा छोटा होता है उसको जिस मन चाहे आकार में आप ढालना चाहो वो उसी आकार में ढल जाएगा। इसलिए गुड़वाना को अगर कोई बना सकता है तो उसके लिए एक नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। और नर्सरी, वो नर्सरी क्या था? वो नर्सरी था गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन। यानी जो युवा लोग हैं इस गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से जुड़ेंगे और जो दादा का दर्शन था, दादा का दर्शन आप लोग इतना दिन तक इस गुड़वाना आंदोलन का जो छात्र संगठन है, गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो छात्र संगठन है गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन, दादा मरकाम के दर्शन के बारे में क्या आप लोग को जानकारी है? बताइए। बहुत कम शब्दों में दादा बोला करते थे। हो सके तो आप लोग पेन कापी रखे हो तो उसको लिखिए। दादा कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये पहला सुख है कि नहीं है? है ना? इंसान का स्वस्थ रहना पहला सुख है कि नहीं है? तो पहला सुख निरोगी काया और दूजो सुख घर में हो माया, यानी दूसरा सुख क्या है? घर में माया यानी संपत्ति होना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया और तीजो सुख सुलक्षणा सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति। लिख लिए? फिर से बोलता हूं, पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया और तीजो सुख सुलक्षणा सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति और चौथा सुख सपूत हो आज्ञाकारी। अगर बेटा आज्ञाकारी नहीं है तो बाप क्या खुश रह सकता है? बताइए, नहीं रह सकता ना। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया, तीजो
सुलक्षणा सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति, और चौथा सुख सपूत हो आज्ञाकारी, और पांचवा सुख देश में हो आशा, पांचवा सुख देश में हो आशा, और छठवां सुख सत्ता हो पासा, यानी सत्ता आपके पास में होना चाहिए, और सातवां सुख संतोषी जीवन। धन्य धन्य दादा मरकाम का ये गुणवाना दर्शन, ये दादा मरकाम का दर्शन है साथियों। और इसी दर्शन को आधार बनाकर, इसी दर्शन को आधार बनाकर गोंडवाना का जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो सपना इसी दर्शन को आधार मान करके हम लोग पूरा कर सकते हैं। साथियों, बिना मूल्य चुकाए किसी को कोई भी चीज नहीं मिलता। मिलता है बताइए, बिना मूल्य चुकाए इस दुनिया में बिना मूल्य चुकाए क्या किसी को कुछ मिलता है? हमसे पहले ना जाने कितने समाज सेवकों ने, ना जाने कितने संगीतकारों ने, ना जाने कितने राजनेताओं ने, ना जाने कितने संस्कृति कर्मियों ने, ना जाने कितने साहित्यकारों ने अपने दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं कहा, भूख को भूख नहीं कहा, प्यास को प्यास नहीं कहे, ठंड को ठंड नहीं कहे, और गर्मी को गर्मी नहीं कहे, और गोंडवाना के झंडा को वो लेकर चले। उस मेहनत की कमाई को आज आप और हम लोग खा रहे हैं। खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं बताइए? ये उनका किया हुआ मेहनत है ना, तो ये उनका किया हुआ मेहनत है जिसका फल हमको मिल रहा है। और आज जो आप हम लोग मेहनत करेंगे उसका फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और जो हम जोर जोर से नारा लगाते हैं कि अब की बार गोंडवाना की सरकार, क्रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे सतरंगीधारी, ये सपना साकार होगा। कब होगा? जब हम आज मेहनत करेंगे। साथियों, इस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को बनाने के पीछे जो दादा का सोच रहा, दादा ने कहा था एक जगह पे कि एक व्यक्ति के बुद्धिमान हो जाने से, एक व्यक्ति के बुद्धिमान हो जाने से गोंडवाना को नहीं बनाया जा सकता। क्या बनाया जा सकता है बताइए? एक व्यक्ति के बुद्धिमान हो जाने से, एक व्यक्ति अनिल ध्रुवे भर ऐसा लंबा चौड़ा भाषण मारे और कोई दो चार ही आपके लीडर रहे तो क्या गोंडवाना को बनाया जा सकता है? तो क्या करना पड़ेगा? हमको बुद्धिमान लोगों की फौज तैयार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और वो बुद्धिमान लोग कहां से आएंगे? वो इसी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से आएंगे साथियों। इसी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से बहुत सारे लड़के, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं, गोंडवाना का जो रीति नीति है, गोंडवाना का जो संस्कृति है, गोंडवाना का जो दर्शन है, इससे पढ़ लिख कर ये संस्कृति और ये दर्शन जब उनके अंदर कूट कूट के भर जाएगा, तब वो यहां से निकल के कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी बनेगा। लेकिन बात किसकी करेगा? गोंडवाना की करेगा कि नहीं करेगा? इन्हीं लोगों के बीच से निकल के जब एक से एक राजनीतिज्ञ लोग निकलेंगे, वो भी बात करेंगे तो किसकी करेंगे? गोंडवाना की करेंगे ना। यहीं से पढ़ लिख करके लोग खेती किसानी करेंगे, खेती किसानी जरूर करेंगे, लेकिन वो भी बात किसकी करेंगे? गोंडवाना की करेंगे। यहीं से पढ़ लिख करके लोग बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे, वो लोग भी किसकी बात करेंगे? गोंडवाना की बात करेंगे। दादा का बहुत बड़ा दर्शन रहा है इस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को बनाने में, और दादा का पूरा जो फोकस था वो फोकस जीएसयू के ऊपर था कि इस जीएसयू के माध्यम से, क्योंकि ये सच्चाई है कि आने वाले समय में चाहे वो सांस्कृतिक लड़ाई हो, चाहे आर्थिक लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे धार्मिक लड़ाई हो, ये सारी लड़ाइयां जो है ये बौद्धिक धरातल पे लड़ी जाएंगे साथियों। और पढ़े लिखे लोग जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक ये गोंडवाना की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। तो आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, ये प्रण करके जाए कि जिएंगे तो गोंडवाना के लिए और मरेंगे तो किसके लिए? अरे यार, जो सुअर होता है वो 12 बच्चे पैदा करता है ना? जी लेता है नहीं जी लेता? हम तो इंसान है कि नहीं है? हमारे पुरखाओं ने पहाड़ों को काट के समतल मैदान बनाया, पथरीली जमीन पे मेहनत करके उस जमीन को
अन्न उपजाने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? हमारे समाज ने। हमारे समाज के लोगों ने जंगलों में 4 पैर के शेर को खदेड़ के मारा। तो क्या हम गोंडवाना को नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? वो जज्बा होना चाहिए साथियों हमारे अंदर, जो जज्बा दादा मरकाम ने भरा है। आज मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लगातार चुनाव के नतीजे आते हैं। ये चुनाव के नतीजे जो होते हैं उससे कहीं ना कहीं लोग हमको हतोत्साहित करने के लिए कहा करते हैं कि यार अनिल भाई, तुम्हारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खत्म हो गई करके। उस समय साथियों हमको बोलना पड़ता है कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खत्म हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिंदा है ना, हम जिंदा है। दादा मरकाम ने अगर हमारे अंदर जज्बा भरा है तो इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हम फिर जिंदा कर लेंगे। ये जज्बा आपके गोंडवाना स्टेट यूनियन में भी होना चाहिए साथियों। बहुत सारे लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कारवा कभी नहीं रुकता। रुकता है कारवा? कारवा कभी रुकता है? कारवा कभी नहीं रुकता। और ये जो गोंडवाना का जो दर्शन है साथियों, ये उगते हुए सूर्य के समान और जंगल में गरजते हुए बाघ के समान गोंडवाना का दर्शन है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब हमको करना क्या है भाई? कैसे बनाएंगे गोंडवाना? बनाकर रहेंगे गोंडवाना, सब बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? उसके लिए दादा मरकाम ने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले के ऊपर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, वो सारे संगठन काम कर रहे हैं। बेनवास दादा मरकाम का जो सपना रहा, उनका दिखाया हुआ जो नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से आप कैसे गोंडवाना राज्य की संकल्पना को साकार करोगे, वो नक्शे के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों। उस नक्शे का नाम है G7S। क्या है? G7S। G माने गोंडवाना और S 7 S है उसमें। पहला S है स्वास्थ्य। दादा ने भी वहां पे स्वास्थ्य को रखा है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करती है। यानी सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा ना, कि नहीं रहना पड़ेगा? दूसरा एस दादा का रहा शिक्षा। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्योंकि इस देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो पढ़े लिखे लोगों ने लूटा। ये सच्चाई है कि नहीं है? जितने भी आईएएस आईपीएस जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश को लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? तो दादा का शिक्षा से मतलब रहा गोंडवाना के सांस्कृतिक मूल्यों को सहेज कर मिलने वाली रोजगार मूलक शिक्षा। और वो शिक्षा यानी शिक्षा को जब तक हम अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे, तब तक गोंडवाना राज्य का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता। इसलिए दादा मरकाम ने एक टारगेट दिया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कम से कम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक घोटुल खोलना है करके। गोंडवाना गणतंत्र घोटुल। घोटुल का मतलब समझते हैं आप लोग? घोटुल यानी शिक्षा केंद्र। आज वर्तमान समय में जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण सरकार करते जा रही है, आज के इस परिवेश में वो देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले 10 साल बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, लग रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा बाजार में बिक रही है और जो बेचने वाले लोग भी हैं वो भी गुणवत्ताहीन शिक्षा हमारे बच्चों को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को हमारे समाज को पकड़ना पड़ेगा, ये दादा मरकाम जी ने कहा था। तो उनका दूसरा एस से तात्पर्य था शिक्षा, और तीसरा एस जो दादा का था वो था संस्कृति। यानी
संस्कृति गोंडवाना आंदोलन का जो मूलाधार है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन संस्कृति की बात कर रहे हैं, और वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके संस्कृति बचाने की बात वो करते हैं, लेकिन उनका काम कहां पास दिखता है? मात्र मंचों में दिखता है कि मंच में लगा आए, अपने पारंपरिक वस्त्रों को पहने, दो चार गीत में नाच गान किए और संस्कृति बचाओ वाला कार्यक्रम उनका हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों कि इस देश के अंदर जो गोंडवाना की संस्कृति है, उस संस्कृति से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। मैं इशारा कर दूं, नागपुर के लोग खासकर वो बहुत डरते हैं आपकी संस्कृति से, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है, ये संस्कृति इस बात का इशारा करती है कि गोंडवाना के मूल निवासी हम हैं और तुम लोग बाहरी लोग हो करके। ये कौन इशारा करता है? ये आपकी संस्कृति करती है। दादा मरकाम जी ने कहा था कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जीवित है, और गोंडवाना की संस्कृति अजर अमर अविनाशी है, ये दादा मरकाम ने कहा था। तो इस संस्कृति को बचाने का जो काम है, हम लोग भले सोचें कि हम गोंडवाना के लोग संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं करके, लेकिन सच्चाई ये नहीं है साथियों। वास्तव में गोंडवाना की संस्कृति को बचा करके हम लोग हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। मैं देखता हूं हमारे मध्य भारत के अंदर आज के समय में संविधान बचाओ के बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन संस्कृति बचाओ का आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अरे भाई, संविधान तो आपका रोज बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय में तो सबसे ज्यादा बदलाव संविधान में किया गया कि नहीं किया गया? बताइए। तो गोंडवाना को कौन बचा सकता है? गोंडवाना की संस्कृति बचा सकती है, और गोंडवाना की संस्कृति ही गोंडवाना के मूल निवासियों को राजगद्दी पे बैठा सकती है। साथियों, इस चीज को आप लोग लिख के रख लो, इस चीज को आप लोग लिख के रख लो। तो दादा का तीसरा एस था संस्कृति, और चौथा एस था दादा का स्वावलंबन, यानी अपने पैरों में खड़े रहना। जो स्वावलंबी होगा वही तो स्वाभिमानी होगा ना। कौन होगा स्वाभिमानी? बताइए। जो स्वावलंबी होगा, और जो स्वावलंबी नहीं होगा वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता। इसलिए दादा मरकाम बहुत छोटी छोटी बातें दादा ने बोला था। वो बोला करते थे कि पहले अनुशासन, जब आप अनुशासित रहोगे तभी तो आप अपने लिए राशन पैदा कर सकते हो ना, कि करने बिना अनुशासित हुए क्या कर सकते हो? अब आप लोग बताइए, ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का मंच है कि नहीं है? है? नहीं है? छात्रों को कैसे बैठना चाहिए? छात्र और छात्राओं को मैं सब तरफ देख रहा हूं, कैसे बैठते हैं छात्र छात्रा लोग? क्या गलत हूं मैं? पहले अनुशासन फिर राशन, और ये दोनों चीज जब आपके पास में रहेंगे तब आपके हाथ में आपका शासन होगा। ये दादा मरकाम ने कहा था, और बहुत कम शब्दों में दादा ने इतना बड़ा खाका खींच के चले गए हैं। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दादा मरकाम ने गोंडवाना के लोगों को बिना रस्सी के फांसी देना सिखाया है। बिना रस्सी के फांसी देना गोंडवाना के मूल निवासियों को दादा मरकाम ने सिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग सीख नहीं पाए। दादा के आंदोलन से जिनके पास ज्ञान तो था लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, इस दादा के आंदोलन से वो लोग इतना बोले वाचाल हो गए, और आज के समय में कांग्रेस भाजपा के कुछ लोग दलाल भी हो गए। नहीं हो गए? गलत बोल रहा हूं? तो चौथा एस था दादा का स्वावलंबन, और पांचवा एस दादा का था सामुदायिक जीवन दर्शन। जो गोंडवाना जीवन दर्शन का जो मूलाधार है,
वो मूलाधार क्या है? सामुदायिक जीवन दर्शन। हम लोग आदिवासियत की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, सामुदायिकता की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। गोंडवाना की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का मूलाधार सामुदायिक जीवन दर्शन है कि नहीं है? बताइए आप लोग, है नहीं है? अरे यार, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं आप लोगों से। सामुदायिक जीवन दर्शन गोंडवाना दर्शन का मूलाधार है कि नहीं है? क्या इस सामुदायिक जीवन दर्शन को हटा देने से गोंडवाना में कुछ बचेगा? यानी किसी एक कार्यकर्ता को कुछ दर्द और तकलीफ हो रहा है तो हमको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आप तकलीफ में फंसे हो और उस दर्द की अनुभूति मैं ना कर पाऊं तो फिर मैं कैसे आपसे जुड़ा हूं? कैसे हम एक संगठन के हो सकते? बताइए आप लोग। दादा का जो उद्देश्य था इस गोंडवाना आंदोलन को बनाने का, उसमें दादा का पहला उद्देश्य था गोंडवाना में बुद्धिजीवियों का प्रशिक्षित केंद्रीय गोंडवाना संगठन बनाना। प्रशिक्षित हो और केंद्रीय हो। केंद्रीय का मतलब आप लोग समझते हैं? केंद्रीय संगठन का मतलब समझते हैं कि उस संगठन का कोई एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर जिस संगठन का कोई केंद्र बिंदु नहीं होता, वो संगठन बहुत जल्द धराशायी हो जाता है। वक्त के साथ ही वो उठता है और वक्त के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए संगठन का कोई एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इतिहास गवाह है साथियों कि गोंडवाना का राजपाट क्यों छिना। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तब एक बात निकल के आती है कि गोंडवाना के जो राजा महाराजा थे ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे, इनका कोई एक मुखिया ये लोग बना के नहीं रखे। अगर किसी एक को अपना मुखिया बना के रखते तो 562 रियासतों में 258 रियासत देने के बदले में हमको गोंडवाना राज्य नहीं, पृथक गोंडवाना देश मिला होता। पृथक गोंडवाना देश मिला होता। अगर उस समय हमारे ये 552 रियासतों में 258 गोंड राजाओं के रियासत, इनका कोई एक केंद्रीय मुखिया होता, 32 रियासतों के दम पे पृथक पाकिस्तान बन गया। है जानकारी आप लोगों को? मिल गया ना? 32 रियासतों के दम पे पाकिस्तान बन गया। हम दिन 258 रियासत देने के बाद में भी आज भी हम गोंडवाना राज्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर उस समय हमारे गोंड राजाओं के पास में केंद्रीय संगठन होता तो आज बड़े गर्व के साथ हम गोंडवाना राष्ट्र में रह रहे होते साथियों। तो अतीत का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हमको केंद्रीय संगठन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बताइए। एक मुखिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कल हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि कितने गोंड हैं मध्य प्रदेश में, हर जिलों में अलग अलग गोंडवाना है करके। वो क्यों ऐसी बातों को बोल पा रहे हैं? इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हमारा कोई एक संगठन नहीं है। गलत बोल रहा हूं क्या? तो दादा का जो 6वां एस था वो था सामुदायिक जीवन दर्शन, और दादा का जो 7वां एस था, 6वां एस था वो था सुरक्षा। यानी अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, अपने रोजी रोटी रोजगार की सुरक्षा। ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए। हमको करना पड़ेगा ना। तो जिस तरीके से हम अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते हैं, जिस तरीके से जब हम कोई फसल को बोते हैं तो बागड़ रूंद के या तार बिछा करके अपने फसलों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। ठीक उसी तरीके से हमको हमारे इस संगठन की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बताइए। तो
वक्त पड़े तो हाथ में डंडा लेकर के भी रखवाली इस संगठन का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बताइए। और सुरक्षा हम कर लिए तो जो दादा का 7वां एस था सत्ता, वो सत्ता हमसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। साथियों, मैं लगातार पता नहीं क्या से क्या बोलते रहा, लेकिन जाते जाते जो अंतिम बात आप लोगों से कहना चाहूंगा वो ये है साथियों कि जो जन जागृति संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकती है, जो जन जागृति संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकती है, वो केंद्रीय संगठन के अभाव में पतवार विहीन नौका के समान है कि नहीं है? बिना पतवार के नौका का क्या होता है? ठीक उसी तरीके से वो कोई भी संगठन हो, वो संगठन अगर संसाधनों का निर्माण नहीं कर पा रही है और उसके पास में कोई केंद्रीय संगठन न हो तो पतवार विहीन नौका के समान है। और आज बहुत सारे लोग हमारे इस जीएसयू के माध्यम से, जीएसयू के मंचों में भी आते हैं, जाते हैं, कई जगह वो बोलते हैं कि हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलने वाले आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं नहीं मिलते हैं? तो एक चीज बताना चाहूंगा साथियों कि जो व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो व्यक्ति अगर किसी संगठन को बना करके और आपके पास में आकर कह रहा है कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे नजर में वो व्यक्ति कालिदास से भी ज्यादा मूर्ख है। कालिदास के बारे में आप जानते हो, जिस डाली में बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो वो कालिदास से भी ज्यादा मूर्ख है, या तो वो फिर हमको मूर्ख समझ रहा है। दो ही बातें हो सकती है ना भाई। संगठन बनाने का लक्ष्य ही होता है सत्ता की प्राप्ति करना, है कि नहीं है? और इस लोकतांत्रिक देश में जहां हर नागरिक मतदाता है कि नहीं है? है कि नहीं है? हर नागरिक मतदाता है कि नहीं है? उसके वोट देने से सरकार बनती बिगड़ती है कि नहीं है? आप लोग बताइए यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग बोलिए। आप लोग नागरिक हो कि नहीं हो? मतदाता हो ना? आपके वोट से सरकार बनती बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है? अब आप लोग ही अगर ये कहो कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है करके, तो इस लोकतांत्रिक देश में तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े देशद्रोही हो आप। देशद्रोही का मतलब समझते हैं आप लोग? यानी जो ये बरगलाने का काम करते हैं कि हम सीधा बोलते हैं कि गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन गोलवारा के विभिन्न अंगों को, विभिन्न आयामों को, जिनसे इस गोलवारा राज्य का जो एक संकल्पना था, गोलवारा समाज का जो सर्वांगीण विकास था, यह सपना कब साकार होगा? जब हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। अभी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम को देखा। हम लोगों के गोलवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी हमारी छोटी बहन कामनी ध्रुवे, नाम आप लोगों ने सुना है उसका, जो अभी डीएसपी बन गई है। वो गोलवारा गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। रायपुर में जब बैठक हुआ, हम लोग देखे, जब हम लोग बैठकों में जाया करते हैं तो चाहे वो हमारे जीएसयू के साथी हो, चाहे हमारे युवा मोर्चा के साथी हो, हम लोग उनको देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा टैलेंट होगा और इसको किस दिशा में ले जाया जाए। तो हम लोगों ने वहां पे उनको बोला कि आप 2018 का विधानसभा चुनाव तो लड़ चुकी हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आप कभी राजनीति में सफल हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेरे को एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी दिख रहा है। तो बोली भैया फिर मैं क्या करूं? तो मैं बोला यार एक बार प्रशासनिक अधिकारी बन के आओ, नेता तो 5 ही साल तक रहेगा ना, आप कम से कम 60 साल तक सेवा करोगे। वो 2 साल तक पढ़ाई की, सोशल मीडिया फेसबुक में कहीं नहीं दिखी और आज वो डीएसपी बन के आ गई। तो आज हमको गर्व हो रहा है कि हमारे गोलवारा परिवार से निकल के वो गई करके।
यानी वो कहीं पे भी रहेगी, गोंडवाना के बारे में बात करेगी नहीं करेगी? करेगी ना। तो ये जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, ये एक नर्सरी है। इस नर्सरी से एक नेता निकलेंगे, इस नर्सरी से एक प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे, इस नर्सरी से एक बिजनेसमैन निकलेंगे, इस नर्सरी से एक साहित्यकार निकलेंगे। ऐसा दादा मरकाम का सपना था साथियों, और इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। साथियों, वक्त बहुत कम है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्ण और मनोवेग से मेरी बातों को सुना। मैं कुछ उन बिंदुओं के ऊपर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा जिसके चलते इस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जन्म हुआ था। साथियों, दादा का सपना जो था वो था गोंडवाना में बुद्धिजीवियों का प्रशिक्षित केंद्रीय संगठन, गोंडवाना संगठन बनाना। दादा का दूसरा उद्देश्य था गोंडवाना समाज का बोझ उठाने लायक, यानी गोंडवाना समाज का बोझ उठाने लायक योग्य कार्यकर्ता बनाना। इस समाज का जो बोझ को उठा सके ऐसे कार्यकर्ता तैयार करना दादा का उद्देश्य था। विचारक, चिंतक, योजना बनाने में सक्षम और योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सक्षम सेवा भावी कार्यकर्ताओं को तैयार करना। कहां से? गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से। दादा का चौथा उद्देश्य था मानसिक गुलामी क्या है, मानसिक गुलामी क्या है उसे समझने वाला, उससे मुक्त आत्मविश्वासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को जागृत निर्भर स्वावलंबी समाज बनाने वाले आंदोलन को सही दिशा, सही समय और सही रूप में चलाने योग्य कार्यकर्ता तैयार करना। दादा का पांचवा उद्देश्य है इस जीएसयू को बनाने के पीछे कि समाज में व्याप्त समस्याओं का हल, समाज में व्याप्त समस्याओं का हल समाज के द्वारा ही कराने के साधन में सक्षम कार्यकर्ता तैयार करना। समाज की समस्या है तो समाधान कहां से निकलेगा? समाज से ही निकलेगा ना। दादा कहा करते थे कि मुझे एक व्यक्ति का 100% समय पैसा नहीं चाहिए, 100% समय पैसा मुझे एक व्यक्ति का नहीं चाहिए, बल्कि 100 लोगों का 1% समय और पैसा चाहिए। तब तो आपका गोंडवाना बनेगा ना, कि गलत कह रहा हूं? फिर ये बहुत सारे दादा के उद्देश्य रहे हैं, अभी इसको हम सबमिट करेंगे। और जाते जाते मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि मध्य भारत के अंदर गोंडवाना आंदोलन के नाम से, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के नाम से जो ये मिशन है साथियों, ये मिशन भटकना नहीं चाहिए। आप सब लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, साहित्यकार बनना है, संस्कृति कर्मी बनना है, नेता बनना है। क्या बनना है? किस दिशा में आपको काम करना है? गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में इतने सारे विंग हैं और इतनी सारी शाखाएं हैं जिसकी आप हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। और वो लक्ष्य ये है कि अगर हमारे पूर्वज इस धरती में 1750 वर्षों तक राज कर सकते हैं, जिनके राज में सोने के सिक्के चल सकते हैं, जिनके राज में दूध की नदियां बहा करती थी, जिनके राज में शोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, तो क्या हम भी राजा नहीं बन सकते? बताइए। अगर हमारे पुरखा लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल को अपने दिमाग में बैठाना, और क्यों नहीं कर सकते और करना चाहिए तो क्या करना होगा, इस दिशा में आप लोग चिंतन करेंगे, ऐसा मेरा मानना और समझना है।
तो साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। जाते जाते पुनः आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों के, आप युवा शक्तियों के मजबूत कंधे पर ही गोलवारा का विशाल इमारत टिकेगा या तैयार होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ पुनः आप लोगों को जय सेवा, जय फड़ापेर, जय गोलवारा। बना के रहेंगे।